नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, होली का त्यौहार अब जो है बीत चुका है और ऐसे में अब आप लोग को थोड़ा सा जो है ध्यान देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर और बाकी चीजों पर। तो आपसे बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज है 17 मार्च। आज के करंट अफेयर्स पर हम लोग बिना देरी के हुए फोकस करेंगे। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे लास्ट डे का, यानी कि जो हम लोगों ने पहले होली के पहले किया हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाहपूर्ण परामर्श केंद्रों की एक नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत करने जा रही है। यानी कि जो भी अविवाहित लोग होते हैं, जो उनको दिक्कतें होती हैं, वो इन परामर्श केंद्रों पर जाकर के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। भाई आपको कोई दिक्कत ना होने पाए शादी के बाद, ताकि आप पहले से सब कुछ अवेयर रहें आप, ठीक है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट का संचालन किया था 8 मार्च को, जिस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है उस दिन। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया और 10 लखपति दीदियों से बातचीत भी इन्होंने की थी। अभी कहां पर? गुजरात में जो इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। हर साल 8 मार्च को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नाविका सागर परिक्रमा 2 की जाबाज महिला क्रू से बातचीत की थी उन्होंने, ठीक है। और मैंने आपको जो है ये जो आपका सागर परिक्रमा 2 है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया भी था उस दिन, ठीक। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 8 मार्च 2025 को महिला समृद्धि योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, सही उत्तर है आपका, ठीक है। चलिए, इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम्स 20 से लेकर के 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विश्व के खिलाड़ी जो है इसमें भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, लेकिन उसके पहले आपसे एक सिंपल सा जो है प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब हम आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक है गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री कौन है आपके? अमित शाह जी, नाम याद रखिएगा, ने गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया गया है। आप जानते हो कि 2036 के ओलंपिक खेल मोटेरा स्टेडियम के पास सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल में आयोजित करने का प्लान है और उसके लिए गुजरात सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी कि भैया ओलंपिक जो है क्या हो, बहुत बेहतर ढंग से वहां पर हो, ठीक है। चलिए आगे। अमित शाह ने अहमदाबाद में शस्त्र साहित्य मुद्रालय ट्रस्ट द्वारा पुनर्मुद्रित पुस्तकों का विमोचन भी किया और इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में आचार्य भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का भी क्या किया, उन्होंने विमोचन किया था, ठीक है। तो ये उसी समय में ये सब काम हुआ है। अब आपके सामने आ गया पहला प्रश्न, जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? आप बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने आपको बताया। और अमित शाह ने भगवंत श्री बुद्धिसागर सुरेश्वर महाराज की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए के सिक्के का विमोचन किया। बिल्कुल सही बात है ये, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा उत्तर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे आपके लिए? सही हो जाएंगे, ठीक। चलिए, ग्लोबल सबमरीन केबल नेटवर्क ये अभी चर्चाओं में है और आप जानते होंगे भारत में जो है व्यापक स्तर पर जो है केबल का बिछाने का काम चल रहा है और भारत एक चूंकि डिजिटल कंट्री अपने आप में बन रही है, ऐसे में जो है ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो ग्लोबल सबमरीन केबल नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने के साथ भारत में अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण बाजार पर और अधिक प्रभावी होने की क्षमता है। देश में वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम में स्थित 14 अलग अलग लैंडिंग स्टेशनों पर लगभग 17 अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो है केबल मौजूद हैं, ठीक। इसके अलावा 2022 के अंत में इन केबलों की कुल क्षमता क्रमशः 138.606 टेराबाइट प्रति सेकंड और 111.11 टीबीपीएस थी। देश में अभी लगभग
17 अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन में जो है 14 अलग अलग जगहों पर ये पहुंचते हैं। यहां पर एक पॉइंट कट गया है शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है, में 14 अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। तो इस डिजिटल युग में दरअसल ये जो फील्ड है अपने आप में क्या है, व्यापक स्तर पर भारत जैसे देश में क्या है, फैल रहा है। मेटा आप जानते होंगे, मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर की नई अंडर सी केबल परियोजना वाटर वर्थ की घोषणा की है। अब देखो ये पॉइंट आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप एग्जाम के लिए पूछ लेगा कि बताओ किस कंपनी के द्वारा वाटर वर्थ जो है परियोजना की शुरुआत की गई है। तो मेटा ने शुरू की है। भारत और अमेरिका आप जानते होंगे के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर की जो है लाइन बिछेगी भाई साहब, बहुत बड़ा अपने आप में क्या टारगेट है ये। इसके अलावा कंपनी के अनुसार प्रोजेक्ट वाटरवर्थ अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में इंडस्ट्री लीडिंग कनेक्टिविटी लाएगा। परियोजना पूरी हो जाने के बाद यह 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंच जाएगी। कौन कौन से जाएगी? और 50,000 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी की परिधि से भी अधिक तक फैलेगी, जिससे यह उपलब्ध उच्चतम क्षमता वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दुनिया की सबसे लंबी केबल परियोजना बन जाएगी, जो कि मेटा भी चला रही है अपने आप में। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, बड़ी जो योजना है। ठीक है, चलिए आगे। अब प्रश्न है इस पर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर की नई अंडर सी केबल परियोजना कौन सी? वाटर वर्थ की शुरुआत की है। याद रहेगा, आपके एग्जाम में सीधा यहीं से प्रश्न पूछ लेगा भाई साहब, बिल्कुल भी इग्नोर इसको नहीं करना है। ठीक है, कि वाटर वर्थ परियोजना किसकी है? चलिए, मेटा की है। मेटा आप लोग जानते होंगे मेटा किसको कहते हैं। ठीक है, मेटा का पहले नाम क्या था आप बताइएगा मुझे। चलिए, देश में वर्तमान में मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन और त्रिवेंद्रम में स्थित 14 अलग अलग लैंडिंग स्टेशनों पर लगभग 17 अंतरराष्ट्रीय समुद्री केबल हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे। लंदन की महत्वाकांक्षी नई विकास योजना में भारत लीडिंग इन्वेस्टर्स के रूप में जो है, और इसमें क्या है कि आप जानते हो कि लंदन और भारत के जो है आपसी जो तालमेल है बड़े मजबूत हैं। और आप जानते होंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में भी लगभग 30-32 हजार जो स्टूडेंट हैं वो लंदन में पढ़ाई करते हैं अपने आप में। ठीक है, और व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, अन्य कई कारकों के दृष्टिकोण से भारत और जो है लंदन का संबंध बढ़िया चल रहा है इस समय। ठीक है, तो लंदन की महत्वाकांक्षी नई विकास योजनाओं में भारत लीडिंग इन्वेस्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। इस योजना का उद्देश्य शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और 27 बिलियन पाउंड ज्यादा टैक्स जो है क्या करना है, जुटाना है। ठीक, दूसरा, लंदन एंड पार्टनर्स की सीईओ कौन? लारा सिट्रोन के अनुसार भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां लंदन में अपनी परिचालन को का तेजी से क्या कर रही है, विस्तार कर रही है। यानी कि भारतीय कंपनी वहां पर जाकर के बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रही है और अपनी कंपनी वहां पर स्टार्टअप कर रही है। भारतीय छात्र और पर्यटक लंदन के अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक प्रमुख जो है हिस्सा बन गए हैं। 2023-24 के आधिकारिक डेटा से पता चलता है कि 38,625 भारतीय छात्र लंदन में पढ़ रहे थे, जो पिछले एक दशक में शानदार वृद्धि को दर्शाता है। कितना? 38,625 भारतीय जो है वहां पर स्टडी के लिए गए हुए थे, यानी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, 2023-24 का जो डाटा है आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। आगे अब बताइए इसका उत्तर आप लोग कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? यहां है नंबर 1, लंदन की महत्वाकांक्षी नई विकास योजना में भारत लीडिंग इन्वेस्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। बिल्कुल सही बात है। और इस योजना का उद्देश्य शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और 27 बिलियन पाउंड टैक्स जुटाना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन हो जाएंगे सही, नहीं सी इज द राइट आंसर। अब यहां पर मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अभी जो है आपकी कोर्स पर ऑफर चल रहा था, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप जो है 8604 इस पर आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पीसीएस में जो 12,000 प्लस प्रश्न जो है आपके कराए जाएंगे, इस टेस्ट को आप पीसीएस की टेस्ट को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर छोटे छोटे टॉपिक में आपके पूरे सिलेबस को क्या किया गया है, टॉपिक को जो है वो किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। बहुत अच्छी जो है टेस्ट सीरीज है आपकी। इसके अलावा आप जो है पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चलता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलता है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरओ के सभी कोर्स, प्री प्लस मेंस, फाउंडेशन कोर्स, टेस्ट सीरीज, हिंदी, बहुत कुछ कोर्स चल रहे हैं। आप चाहें तो उनमें भी एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
माधव टाइगर रिजर्व अभी ये चर्चाओं में है, हालांकि इसके पहले हमने इस प्रश्न को हमने कराया था। तो माधव टाइगर रिजर्व दरअसल मध्य प्रदेश का है, और ये मध्य प्रदेश का भी हाल ही में क्या होगा, नवा टाइगर रिजर्व जो है बन जाएगा। यह मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व होगा, और बहुत ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया हुआ है। इसके अलावा सीएम माधव यादव ने टाइगर रिजर्व की 13 किलोमीटर लंबी पत्थर की सेफ्टी वाल का भी क्या किया, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ये एमपी का नवा टाइगर रिजर्व होगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। और ये अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां यानी कि 58वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा माधव टाइगर रिजर्व का जो आरक्षित वन क्षेत्र है 32,429.52 हेक्टेयर, संरक्षित वन क्षेत्र 2,422.00 हेक्टेयर, और राजस्व क्षेत्र कितना है 2,671.824 हेक्टेयर जो है। तो ये डेटा भी हो सकता है आपसे पूछते कि आरक्षित वन क्षेत्र कितना है, आप कहेंगे सर 32,429 कितना 52 हेक्टेयर। ये पूछ सकता है आपका डेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वाला डेटा तो खूब याद करेंगे लोग, भर भर के ट्रक भर भर के दिमाग में बिठाएंगे, लेकिन आप चूंकि पैटर्न बदल रहा है आयोग, तो हो सकता है सीधे यहीं पर। मैंने कई सारे लोगों की फाइल देखी मैंने, जो है करंट पे उन लोगों ने खाली इतना ही करा रखा है, माधव टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान देश का 98वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, बस एक लाइन लिख करके छोड़ दिया। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि यही पूछ ले कि इसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, या पूछ ले आपसे कि इसका आरक्षित वन कितना है, या कुछ, या फिर ये जो इन्होंने टाइगर रिजर्व की जो 13 किलोमीटर की जो है लंबी पत्थर सेफ्टी वाल का उद्घाटन किया है, इसके बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन आप लोग एक लाइन याद करके चले जाओगे और फिर करंट अफेयर्स नहीं कर पाओगे। ये गलती नहीं करनी। मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी स्टेटमेंट आपके होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, सब कुछ करके आप जाओ, ताकि कहीं से भी कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, ठीक। इसके अलावा इसके कुल क्षेत्र की बात करते हैं तो 37,523.344 हेक्टेयर अथवा 375.233 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल क्षेत्र है इसका। यह भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी है, 5 है, और इसमें 2 नर और 3 क्या है, मादा शामिल है। आपके भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह भी फैक्ट आपके डेटा, फैक्चुअल डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और दूसरा, यहां बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है, जिनकी उम्र लगभग 8 से 9 माह है। इसके साथ ही 2 बाघ और छोड़ने पर, जो कि अभी छोड़े जाएंगे, 2 और बाघ छोड़ने पर टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अभी याद रहेगा पॉइंट, ठीक है। आगे इसके अलावा पार्क में जो है आप जानते होंगे नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा और हिरण जैसे चीतल, सांभर और बार्किंग हिरण जैसे मृग पर रहते हैं। इसके अलावा इसमें यहां पर तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही अजगर आदि जानवर भी यहां पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो कई बार नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में किन प्रकार के जो है जानवर पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये वाला फैक्ट भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं याद करके जाना है कि माधव टाइगर रिजर्व देश का 98वां और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व, सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपको परीक्षा को पास करना है, चीजों को अगर मुख्य परीक्षा में बेहतर ढंग से लिखना है, तो आपको डिटेल्स में कंटेंट पढ़ना होगा। 1 लाइनर का जो आप लोग पढ़ के चलते हैं, उससे बाहर आ जाइए, ठीक है। और आप प्रॉपर यूट्यूब पर देखेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न कोई नहीं कराता है। क्या रीजन है, सोचा कभी आपने? बड़ा टाइम लगता है भाई साहब, बड़ी मेहनत लगती है इसको प्रश्न बनाने में। कभी 10 क्वेश्चन आप लोग बना के देखिएगा कि कितना मेहनत लगता है। तो ये मैं खुद बनाता हूं, खुद मैं इसको जो है टाइप भी करता हूं वहीं। तो ये अपने आप में टीम बाकी हालांकि पीपीटी की बनी हुई है हमारी, लेकिन काम इस पर मैं खुद करता हूं। तो मुझे पता है कि इतनी मेहनत इस पर लगती है, और अगर मैं आपको ये चीज डिलीवर कर रहा हूं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इसको करें अच्छे तरीके से, ठीक है। इग्नोर करके चल देंगे नहीं होगा। कम से कम सामने वाले की मेहनत का सम्मान करिए, और सम्मान की बात छोड़िए, आपको तो एग्जाम क्रैक करना है ना भाई, तो उसके लिए यह जरूरी होता है कि आप इस टाइप के प्रश्नों को खूब हल किया करें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से हो जाएगी इन प्रकार के प्रश्नों को टैकल करने की। आपको फिर एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऑलरेडी अभी से पढ़े रहोगे, लेकिन खाली इतना पढ़ोगे कि माधव टाइगर रिजर्व जो है देश का 98वां और एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व, बस इतना पढ़ के जाओगे, घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा, बस राम नाम सत्य हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा फिर? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। एक सेकंड, अच्छा इसमें गलत है, हां अच्छा प्रश्न हमने पढ़ा नहीं अभी। तो अब प्रश्न पढ़िए इस पर। तो माधव टाइगर रिजर्व के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1,
अब देखो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो नंबर 1 क्या बनेगा? हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर मोहन यादव की जगह पर कोई और नाम भी लिख सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मोहन यादव लिख दिया। दूसरा, यह मध्य प्रदेश का 11वां टाइगर रिजर्व है। बस रॉन्ग, 11वां नहीं भैया, ये 9वां टाइगर रिजर्व है एमपी का। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, यानी कि 2 वाला कथन गलत है। देखो केवल 2 कहां पर है? तो बी वाले में है, यानी कि कोट में बी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। समझ में आ गई? इस तरीके से आप प्रश्न करेंगे कि माधव टाइगर रिजर्व चर्चाओं में रहा है, उद्घाटन किया गया है, तो उस पर जो है इतने प्रकार के क्वेश्चन जो है, इतने प्रकार के पॉइंट बनेंगे। सिर्फ एक पॉइंट इतना पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। इतना डिटेल में आपको चीजों को दे रहा हूं, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक, चलिए आगे। भारत सबसे कम प्रति व्यक्ति CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश जो है, देशों में शामिल है अपने आप में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है चीज है। आप जानते हो कि सरकार इस समय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर खूब चर्चा कर रही है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मैंने कई बार कहा है कि आप लोग इस पॉइंट को क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। नवीकरणीय, क्या? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। क्या? अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस पर सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर खूब काम कर रही है, और इसी के लिए 2030 में क्या टारगेट किया गया? 2030 में 500 गीगावाट की क्षमता जो है प्राप्त करनी है सरकार को, यह लक्ष्य रखा गया है। 200 गीगावाट तक की क्षमता प्राप्त कर ली गई है अभी हाल ही में। तो अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो अभी डेटा कुछ आया है, इसमें कहा गया है कि भैया जो भारत है वो सबसे कम प्रति व्यक्ति जो है CO2 का उत्सर्जन करता है। ठीक है, विकास और स्थिरता को एक साथ लेकर चलने की भारत की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए एक नेटिजन ने इसे मास्टर क्लास करार दिया है। उसने कुछ आंकड़े साझा करते हुए कहा कि भारत सबसे कम प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन वाले देशों में है। यह बड़ी बात है अपने आप में, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। इन्फो इन डाटा प्रोफाइल नेम के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अकाउंट रखने वाले नेटिजन ने, ठीक है, ये नेटिजन जो है आप इसके पढ़ लीजिएगा कि ये इन्फो इन डाटा प्रोफाइल नेम के साथ, ठीक है, ये इसका नेम है प्रोफाइल के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा? एक्स है। आप जानते होंगे ट्विटर जिसको हम लोग कहते हैं। उसने जो है बात कही है कि ग्राफिक्स के माध्यम से 15 देशों के प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन के आंकड़े पेश किए हैं। किसने? नेटिजन ने। इन आंकड़ों के लिए हाइनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेंड इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो नवंबर 2024 में जारी किया गया था। ठीक है, उसी के अनुसार जो है ये डेटा आपके सामने आया हुआ है। ग्राफिक्स के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन 1.9 प्रति वर्ष है। जिन 15 देशों के बारे में बताया गया है उनमें भारत से बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ बांग्लादेश के पास है 0.6 टन का, बाकी सब जो है फिसड्डी वाले लाइन में है। ठीक है, वहीं प्रतिवर्ष 15.2 टन के साथ कनाडा प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। भाई साहब देखो खतरनाक डेटा है। ऑस्ट्रेलिया 15.1 टन के साथ दूसरे, और अमेरिका 14.4 टन के साथ तीसरे स्थान पर। इसके बाद रूस है आपका, ठीक है, दक्षिण कोरिया है आपका, सिंगापुर, चीन, जापान, मलेशिया, ठीक है, का स्थान आता है, और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, मैक्सिको और इंडोनेशिया भी भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति ज्यादा जो है कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल है। और दुनिया अपने आप को क्या कहती है? हम डेवलप हैं, फला है, ढिमका है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। हाल ही प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 15.2 टन के साथ प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? अभी तो हमने आपको बताया कनाडा है भाई साहब, बस बी इज द राइट आंसर। आगे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, इसके बारे में मुझे बताने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते होंगे ये भैया जो है कौन जीत ले गया? ये जीत ले गया आपका, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, कौन? भारत ने। किसको हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। और होस्टिंग कंट्री कौन थी? पाकिस्तान थी, जो कि नहीं खेल पाई फाइनल, और पहले ही क्या हुई? भारत के द्वारा हार गई और बाहर हो गई अपने आप में। ठीक है, पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ हुआ? इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो है
पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई। हालांकि क्या ही किया जाए, पड़ोसी देश है, हमसे ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं चीजें जो हैं खूब ज्यादा इसका मजाक उड़ा, लाइट को लेकर के उड़ा, मजाक उड़ा, वहां की फील्डिंग जो क्या कहते हैं, पानी जो सुखाया जा रहा है उसको लेकर मजाक बना। तो ये सब चीजें वहां थोड़ी सी गड़बड़ इस बार हुई पाकिस्तान में। हालांकि इतना भी नहीं कहना चाहिए किसी की बुराई, लेकिन ठीक है, क्या ही किया जाए, पाकिस्तान है ही ऐसा कंट्री, क्या किया जाए, ठीक है। तो अब इंडिया तो ले गया मामला। अच्छा, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया भी और वहां पर फाइनल भी नहीं खेला गया। होस्ट कंट्री होने के बाद भी जब फाइनल में जब ट्रॉफी दी जा रही थी तो वहां पर भी कोई प्रतिनिधित्व जो है नहीं रहा पाकिस्तान का। हालांकि इस पर पाकिस्तान लोग खूब गुस्सा थे। शोएब अख्तर आप जानते होंगे, उन्होंने जो है आकर के अपनी बात रखी, भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ हो गया मामला, यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए था। खैर क्या ही किया जाए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज भी तो नहीं आता है, क्या किया जाएगा, ठीक है। भारत ने दुबई में इंटरनेशनल और जम्मू कश्मीर को लेने की बात कर रहे थे पाकिस्तान वाले भी, क्या ही गजब खेल खेलते हैं, क्या ही बताया जाए। चलिए, भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है अपने नाम कर ली है। ये तीसरी बार जो है किया हुआ है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूजीलैंड को हराया है और जो है 4 विकेट से हराया है और तीसरी बार आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा बनाया। ये दोनों पॉइंट सेम हो गया, कोई बात नहीं। इस खिताबी जीत के साथ भारत ने 2002 और 2013 के बाद तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर लिया। नाम किया होगा, ये सब क्या हो गया भाई, सब क्या लिख गया है। तो कभी कभी कंप्यूटर भी गुस्सा आ जाता है मुझसे, लग रहा है नहीं, पता नहीं क्या लिख गया, अपने नाम किया, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे। तो अब बताओ, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जीत हासिल की है? सिंपल सी बात है, न्यूजीलैंड को हरा करके तीसरी बार 2002, 2013, 2025। याद रहेगा, पॉइंट पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 2002 में जीता, 13 में जीता और 25 में जीता, ठीक। चलिए, ये पॉइंट सही तो मैं बता रहा हूं, गलत तो नहीं है। ये पॉइंट एक बार जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 2002, 2013 और 2025 ही होगा ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। वैसे तो सही है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का पहला संस्करण जो है अभी हाल ही में मुंबई में जो है 4 मई के बीच में, यानी कि इसका जो पहला एडिशन है 1 मई से लेकर के 4 मई के बीच में मुंबई में आयोजित होने वाला है। ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको 1-1.5 महीना पहले ही प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। मैंने कहा था कि मई में इसका आयोजन होगा, जो कि अब होने वाला है, ठीक है। दूसरा, आगामी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स भारतीय क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजिस्ट को ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर से जोड़ने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा। और वेब्स भारतीय टैलेंट को दिखाने के लिए मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पेशेवरों को एक साथ लाएगा कि भाई एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। तो यहां पर जो भी आपके कलाकार होते हैं, उनको, इनकी प्रतिभा को इसमें जो है आगे देखा जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और बहुत सारी चीजें जो है वर्ल्ड वाइड जो है इस पर जो है सम्मानित की जाएंगी, ठीक है। यह कार्यक्रम 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जिनमें प्रसारण एवं इंफोटेनमेंट, एबीजीसी, एक्सआर, एनिमेशन, इसमें क्या होगा, एनिमेशन होगा, विजुअल इफेक्ट्स होगा, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता, डिजिटल मीडिया एवं इनोवेशन और फिल्में जो है इसमें क्या है, शामिल है। यानी कि ओवरऑल एक तरीके से फिल्मी इंडस्ट्री जो भी प्रॉपर होती है, इसमें ऑडियो वीडियो से लेकर के बहुत कुछ जो भी चीजें आती हैं वो सब कुछ इसमें ऑडियो वीडियो के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय और अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री लीडर्स के बीच साझेदारी के जरिए नए अवसर जो है पैदा करना है, ठीक है। आप जानते होंगे कि इस समय जो भारत डिजिटलाइजेशन में कितना आगे है और इस समय मूवीज और बाकी जो चीजें चल रही हैं उसमें हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। चलिए आगे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का पहला एडिशन का आयोजन कब हुआ? तो 1 मई से 4 मई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ए वाला, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ए। बाकी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा, ये भैया अभी न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, वो 16 से लेकर के 20 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। तो मैंने आपको पहले करा दिया प्रश्न, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद या क्रिस्टोफर लक्सन की पहली भारत यात्रा होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें मंत्री होंगे, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, व्यवसायी होंगे, मीडिया और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य भी इसमें जो है शामिल होंगे, जो कि न्यूजीलैंड के पीएम के साथ में आएंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि बताओ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? आप कहेंगे सर जी क्रिस्टोफर लक्सन है। कौन?
क्रिस्टोफर लक्सन, बढ़िया नाम है ना? हाँ, क्या देखिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। बताओ भैया, ये रायसीना डायलॉग क्या है? बताओ रायसीना डायलॉग क्या है? और मैंने कई बार आपको बताया भी है, ये आपका टास्क है कि रायसीना डायलॉग के बारे में आपको लोग को लिखना है। एक तो टास्क आपका रायसीना डायलॉग वाला हो गया, ठीक है। रायसीना डायलॉग 2025 के बारे में आप लोग लिखिएगा, और जो मैंने अभी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, 19 से 20 मार्च को मुंबई का दौरा भी करेंगे वो, और जहां वे भारतीय व्यापार जगत के नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 20 मार्च को मुंबई से वेलिंगटन के लिए जो है क्या होंगे, रवाना हो जाएंगे, यानी कि चले जाएंगे बाय प्लेन। ओके, याद रहेगा। चलिए भाई साहब, न्यूजीलैंड चूंकि चर्चाओं में है, यहां पर आप न्यूजीलैंड का मैप देख पा रहे होंगे, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब चूंकि न्यूजीलैंड चर्चाओं में रहा है, तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में 2 बड़े द्वीप और अन्य छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है, जो कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इसके दक्षिण में कैलेडोनिया होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। कैलेडोनिया, टोंगा और फिजी देश से स्थित है। करेंसी इसका न्यूजीलैंड डॉलर है, और आपका राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है इसकी, वेलिंगटन है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपके न्यूजीलैंड के बारे में है, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक। चलिए आगे, अब बताओ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, एडवर्ड स्टेफोर्ड, हेनरी सेवेल, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान है, नंबर ए वाला ऑप्शन होगा, क्रिस्टोफर लक्सन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत, चलिए अब बताओ, आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे क्या कहते हैं? बल्ब, ट्यूबर, कॉम या फिर राइजोम। बहुत आसान है, और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दीजिएगा कि इसका उत्तर जो है सही क्या होगा, ठीक। प्लीज आप लोग उत्तर दीजिएगा। बाकी अभी मैंने 12,000 टेस्ट सीरीज के बारे, 12,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के बारे में बताया आपको कि पीसीएस में 12,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज फ्री के लिए चल रही है, जहां पर आपको एक दिन में एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन, दूसरे दिन 2 टॉपिक 50 क्वेश्चन, संडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आप लोग करिएगा। और मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग भी चल रहा है भाई साहब। आंसर राइटिंग प्लीज आप लोग जो है अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग शुरू करिए अच्छे तरीके से, ठीक। और बाकी फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग के यहां चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स में हम लोग क्या देते हैं? फाउंडेशन कोर्स में हम लोग दरअसल आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको वहां में आपको जो है पीडीएफ फाइल में बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे आपको, सीसेट आपका, हिंदी आपका, ठीक है, ऐसे आपका, ये सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ जो है आपको वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाता है। तो फाउंडेशन कोर्स जो कि हमारा पीसीएस का चल रहा है, अगर आपका लक्ष्य 2025 का एग्जाम है तो आप लोग उसको प्लीज फॉलो कीजिएगा। बाकी आरओ और जो एआरओ के एग्जाम हैं उन पर भी कई सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। आरओ का फाउंडेशन कोर्स, आरओ का प्री, आरओ का मेंस, हिंदी, ऐसे सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग चाहे तो संपर्क कर सकते हैं, और आप चाहे तो सीधे आप जो है इस नंबर के माध्यम से 8604409201 पर आप पीसीएस रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।